क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, मैं हूं हारिस अमीन खान। आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक सर्कुलर जो है वो नून लीग के कारकुनान की खिदमत में पेश किया गया और उसको जो है पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। आर्म फोर्सेस से जो है अपने जो भी कारकुनान हैं उनको मना फरमाया था कि आर्म फोर्सेस से, पाकिस्तान आर्मी के लोगों से आप लोगों ने, एजेंसीज के लोगों से नहीं मुलाकात करनी। और आज एक बाकायदा सर्कुलर जो है रिटन फॉर्म में उन्होंने जो है वो भेजा और वो बाकायदा तौर पर पढ़कर भी सुनाया गया। और मैं यहाँ पर जो है वही सर्कुलर मेरे हाथ में और मैं उसको पढ़ना जो है वो चाहूँगा ताकि आवाम को भी पता चले कि उस सर्कुलर में क्या क्या चीज़ें वर्ड बाय वर्ड जो है वो की गई जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से। तो जी कहते हैं, We are fighting the battle for the survival of Pakistan. Our stance is based solely on national interests for constitutional supremacy in the country and remains above political and personal concerns. Number one. अच्छा जी, उसके बाद फिर कहते हैं कि I have been directed by the PMLN कायद, ये जनाब एहसन इकबाल साहब बेसिकली पढ़ के सुना रहे हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं। तो वो जो है कोट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, to communicate to you the party's policy regarding meeting with the functionaries of armed forces of Pakistan and related agencies। मतलब कि उनको कैटेगोरिकली क्लियरली आर्म फोर्सेस को भी मेंशन किया गया है और जो रिलेटेड एजेंसीज हैं जो मुल्क के दिफा बका की के लिए काम करते हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनके को भी मेंशन किया गया है। और तीसरे पॉइंट में जनाब फरमाते हैं कि द PMLN लीडरशिप इज ऑफ द फर्म व्यू that such meetings, even though conducted in good faith, may cause undue controversies। अच्छा जी, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब अफनानुल्लाह साहब ने, जिनका ताल्लुक PMLN से है। वो हमें बेहतर तरीके से जो है आगाही दे सकेंगे कि इस पूरे सर्कुलर का आखिर मकसद क्या है और क्या बातें जो है वो डिटेल्स में जो है वो हमें बताएंगे। अफनानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफनानुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हारिस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अफनान साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अफनान साहब ये बताइएगा कि आज जो सर्कुलर नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो है वो पेश किया गया है उसकी जरा आप अपने अल्फाज में वजाहत कीजिएगा ताकि कौम को उसका मतलब पता चल सके कि आखिर ये सर्कुलर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, बेसिकली बुनियादी तौर पे बात ये थी कि आपके सामने है पिछले कुछ अरसे में क्या मामलात हुए हैं। उन पिछले जो अरसे में मामलात हुए हैं उसके अंदर जो है ये बात बार बार बताई गई कि जी ज़ुबैर उमर साहब की मुलाकातें हुई या दीगर लीडरान की मुलाकातें हुई और उससे एक तासुर दिया गया कि जैसे ये मुलाकात जो है ये सियासी पार्टियां जो हैं वो उनकी ख्वाहिशात के ऊपर होती हैं और फिर जो है उसका उनके कोई फ़वाइद और उनके कोई मफादात जो हैं इससे नथी हुए हुए हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने किया ये कि उन्होंने जो है वो ये सर्कुलर निकाल दिया पूरी पार्टी के लिए, जो कि बेसिकली जो हमारे कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी बेसिकली जो है वो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी जो है वो किसी भी हैसियत में उन लोगों से ना मुलाकात करे जो कि पावर ब्रोकर्स बनते हैं या हैं किसी हद तक भी, और जो भी मामला हो या अगर कोई इस तरह की बात हो तो आवाम को बताया जाए, जो है वो आवाम की उसके अंदर नोटिस में आए और पार्टी की लीडरशिप को जरूर नोटिस में हो कि कोई इस तरह की बात हुई है, ताकि वरना फिर होता ही है कि पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ भी मामला बातों का जा सकते हैं और भी मसाइल बहुत सारे हैं जो हो सकते हैं और फिर उसका नुकसान जो है वो खाली पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, उसका नुकसान जो है वो बेसिकली इदारों को भी है इस तरह की क्या कहते हैं खबरों से। तो एक बेसिकली एहतियाती तदबीर भी है, आप समझ लें किसी हद तक, और एक तरह से पार्टी डिसिप्लिन जो है उसको भी इन मामलों के ऊपर जो फैसला किया गया। ठीक है। अच्छा अफनुल्लाह साहब, पहले पॉइंट में जो है नवाज शरीफ साहब का है वी आर फाइटिंग द बैटल ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एक मौक़िफ़ होता है कि भाई हम अपने मुल्क के लिए ही, उसकी सालमियत के लिए ही जो है हम ऐवानों तक आ रहे हैं। ठीक। अच्छा फिर कहते हैं our stance is based solely on national interest of constitutional supremacy in the country। तो आप नहीं समझ रहे हैं कि वो मतलब उन दोनों चीज़ों को, मतलब आर्म फोर्सेस से ना मिलना और ये कहना कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को
जो है वो उसकी इंटरेस्ट के लिए जो है हम बात कर रहे हैं या ये इकदाम ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अफवाज पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत ही तो कर रहे हैं सर? देखिए, जो अफवाज पाकिस्तान का ओथ है ना, किसी भी जो अफसर है उसका ओथ में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी गई है कि वो सियासी सरगर्मियों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं उसकी सुप्रीमेसी की बात होती है, तो बुनियादी तौर पे बात यही होती है कि देखें, जो आइन और कानून कहता है उसके दायरे में अगर तमाम लोग रह के मामला चलाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। हमें जो है ज़ाहिर है अफवाज भी हमारी हैं, हमें उनका इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड करना है। हम नहीं चाहते कि आवाम की नज़र में वो कंट्रोवर्शियल हो जाएं, और अगर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे तो उसका नुकसान मुल्क को भी है और जो है वो आवाम को भी है और उनको भी है जो कि कंट्रोवर्शियल होंगे। तो ये तमाम चीज़ें सामने रख के बड़ी सोच विचार के ये फैसला लिया गया था कि इस तरह के कोई मामलात आगे ना हो जिनसे किसी की जो है वो एक क्रेडिबिलिटी खराब हो, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना किसी इदारे की। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छा इकदाम है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है कि आप जो है अपनी पार्टी को, खाली मुस्लिम लीग नून को नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इस तरह के सर्कुलर्स इशू कर देने चाहिए। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते तो बिल जरूर लाना चाहिए जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल लीडर्स को और पॉलिटिकल जो कि हमारे नेशनल असेंबली, सेनेट और तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज के जो भी लीडरान हैं उनको और पार्टी पोजीशन होल्डर्स को हम जो है वो इंश्योर करें कि वो किसी भी हैसियत में किसी ऐसे आदमी से जिसकी सियासी सरगर्मियों में ताल्लुक नहीं होना चाहिए उसे ना मिले। यही एक तरीका है जिससे हम कर्टेल कर सकते हैं जो कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसको भी, और जो क्रेडिबिलिटी जो है साहब देखें, जिस तरह आपने बात की, हम हमेशा ये बात करते हैं और जो भी गवर्नमेंट हो, वो चाहे पीएमएलएन की हो, पीपल्स पार्टी की हो, या अभी जिस तरह तहरीक इंसाफ की है, तो अवाम की भी ये एक अंडरस्टैंडिंग, उनको भी एतमाद में लेने के लिए यही बात की जाती है कि भाई फौज और आपके जो हुक्मरान हैं वो एक पेज पर हैं। तो इस तरह के डिफरेंसेस बीच में लाकर इस तरह दीवार खड़ी करने से आप नहीं समझते कि वो काफी फासला जो है वो बन जाएगा और दोनों की ही मतलब उनका एक पेज पर होना मुल्क की सालमियत के लिए बहुत जरूरी है? अगर इस तरह का बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं अगर ऐसा कोई इकदाम किया जाता है तो वो तो मतलब बात पलट जाएगी ना। नहीं, देखिए वो बिल तो हम ये कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल जो पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं या जो नेशनल असेंबली में, सेनेट में और जो बाकी लोग हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे उन पार्टी को नुकसान पहुंचे। मतलब ये एक प्रपोजल है, ये अभी कोई मतलब की सोच है इस वक्त, लेकिन ये जरूर है कि इसका फायदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी है, इसका फायदा कॉन्स्टिट्यूशन को भी है और इसका फायदा इदारों को भी है। तो ये अगर इस तरह का मामला जो है वो आगे लेके जाया जाए तो उसका तमाम जो पावर ब्रोकर्स हैं या पावर होल्डर्स हैं उनको फायदा है। और देखिए बुनियादी तौर पे तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन और कानून की सुप्रीमेसी हो सबसे ज्यादा। ठीक है, उस कानून और आइन और कानून में जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक मामला चलाए जाए, उसके मुताबिक जो है वो दायरा कार बनाया जाए और उसमें रह के काम किया जाए। अगर उसमें रह के तमाम लोग काम करेंगे तो देखिए उससे ये भी पता चल जाएगा कि किसका क्या रोल है। वरना होता ये है कि जो मतलब कि आप समझ लें कि मोची जो है वो नाई का काम कर रहा है और नाई जो है वो मतलब कि जो है वो किसी और की कर रहा है। मतलब मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, अगर आज मैं ये बात करूँ कि मैं जो हूँ वो एयर फोर्स के अंदर जो है वो फाइटर, मैं मुझे बड़े अच्छे चलाने आते हैं और मैं चलाऊंगा कल से, और कल से मैं बैठ के चलाना भी शुरू कर दूं थोड़ी ट्रेनिंग लेके, तो आपके ख्याल में क्या होगा उसका नतीजा? बुरा ही नतीजा आएगा ना। ज़ाहिर है जिसने सारी जिंदगी एक प्रोफेशन में लगाई है उसका तो मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं। तो वो यही आप समझ ले, इसको आप उल्टा कर ले, यही इस वक्त मुल्क के हालात है। तो हम सबको अपने अपने कामों की तरफ ही फोकस करना चाहिए। हो ये रहा है कि जो जिनको जिस काम का नहीं पता वो ये समझते हैं कि उनको बहुत पता है, और उसकी वजह से फिर जो अब देखें आज मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है। आज मुल्क के अंदर लोगों की चीखें निकल गई हैं, आटा हो, चीनी हो, दाल हो, आपकी क्या कहते आपकी इकॉनमी के हालात हो, और वो हुए इसी वजह से है कि आपने उन लोगों को मुसल्लत कर दिया जो प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकते थे, उन लोगों को जो होश में नहीं होते आधे टाइम, उन लोगों को आपने मुल्क पे ला के बिठा दिया। उन्होंने इकॉनमी भी तबाह कर दी, उन्होंने तमाम इदारे भी तबाह कर दिए। लेकिन सर नैब में तो कल जो है शहबाज शरीफ साहब ने नैब को से जो है वो नैब ने गिरफ्तार किया है उनको कि भाई आपके आमदन से ज्यादा जो है आपके असासे हैं, बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है उनके नाम पर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं,
उनका उनके पास कोई सबूत, कोई जवाब नहीं है, तो जाहिर है इकोनॉमी तबाह करने में तो उनका भी यकीनन उतना ही हाथ है जितना आप औरों को ब्लेम कर रहे हैं। औरों के पास तो सर ये जवाब है ना कि यार ये इन्होंने तबाह की थी, हम अब सेटल इसलिए नहीं हो पा रहे। जी अफनान साहब प्लीज। नहीं वो ये तो फिर एक ये तो देखें कोई बात ना हुई ना। बात बुनियादी तौर पे है कि दुनिया में इकोनॉमी को मेजर करने के एक मैट्रिक्स है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपकी मुल्क के अंदर लोकल इन्वेस्टमेंट है। आप ये नहीं है कि हम कोई इकोनॉमिक्स को दोबारा से रीडेवलप कर रहे हैं, हम कोई नए इकोनॉमिक फार्मूलाज लेके आ रहे हैं, लेकिन हम तो बेसिकली जो दुनिया सारे देखिए ना, आप कल को अमेरिका को जाके हम उन्हीं मामलात पे चलाएंगे ना जो मैट्रिक दुनिया इस्तेमाल कर रही है। अब जो दूसरी आपने बात की शहबाज शरीफ साहब वाली, देखें शहबाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ द वे जाके इस मुल्क के 1000 अरब रुपए बचाए हैं जिन पिछले 10 साल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसकी पूरी की पूरी डिटेल है कि कहाँ कहाँ उन्होंने जो है वो जाके लोएस्ट बिड भी हुआ होता था तो उसको बुला के वो कहते थे कि भाई चलो 100 रुपए का तो तुमने बिड की है, लेकिन तुम मुझे 80 रुपए की चीज दो, क्योंकि मेरा ख्याल है 80 रुपए की होगी है। तो जिन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन की हो मुल्क के लिए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए हो, आप मुझे बताएं ना, आज ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे बाकी सारे लोग, कितने इन्होंने पावर प्लांट लगाए हैं, कितने डैम बनाए हैं, कितनी मोटरवेज बनाई है, कितनी इकोनॉमी को इन्होंने, कितने लोगों की इंप्लॉयमेंट जनरेट की है, कितने घर बनाए हैं। ये तो बातें देखिए, मैं आप मुझे आज बिठा दें और मैं कहें कि चांद तारों की बातें करनी है, चांद तारों की बातें करना तो बड़ा आसान है ना। आपने चांद तारे, आपने कहा जी जापान का निजाम होगा, कोपेनहेगन का जो है वो पुलिस का निजाम होगा, डेनमार्क का, आपने कहा जी बरतानिया का जो है वो जमहूरियत होगी, और जब आप आए तो आपने जो है वो जो चलता हुआ सिस्टम था, चलता हुआ निजाम था, वो सारा तबाह बर्बाद कर दिया। आपने 100 अरब रुपए के खड्डे खोद दिए उधर पेशावर में, आपने पूरे मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, आपने मीडिया को दबा दिया, आपने जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया। हर चीज सिर्फ इसलिए कि इमरान खान वजीर आजम हाउस की सैर कर ले, इसलिए इस मुल्क के लोग ये सारा कर, किसी ने अपनी नौकरियां बचा ली, किसने किया सर? वजीर आजम हाउस की सैरें कर ली और आवाम पे नहीं, अभी जब आप बात कर रहे थे मुझे लगा था आप गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं सर कि उन्होंने ये खड्डे बना दिए अरबों रुपए के और सिर्फ जो है ना इमरान खान साहब को वजीर आजम हाउस की सैर कराने के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेशावर BRT है वो 110 अरब रुपए का खड्डा ही है ना। अगर वो आपने देखे एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया हुआ है आपने, जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी है, लेकिन आपने कहा कि आपने ये सब इसलिए किया कि वजीर आजम हाउस की सैर कराई जाए खान साहब को। सर वो वजीर आजम हाउस की सैर, वजीर आजम हाउस की जो सैर है वो इमरान खान साहब की करने की ख्वाहिश थी ना बचपन से, वो उनकी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई, तो वो अवाम ने पूरी की है ना सर। वो तो अवाम ने नहीं पूरी की। देखे मैंने 2018 का इलेक्शन मैंने लड़ाया है NA 247 से, मैं पोलिंग स्टेशनों में जाके मैंने खुद देखा है कि क्या हो रहा था। ये देखें अवाम को इतना ना कोई बेवकूफ है ना आप किसी को इतना बेवकूफ बना सकते हैं। जो रिजल्ट चेंज हुए, जिस तरह आपने बैलेट बॉक्सों को आपने किया, आपका काम नहीं था वहां पे जाके ये सारे काम करना, कंट्रोवर्शियल इतना हो गया उसको कोई पूरी तारीख में नहीं मानेगा पाकिस्तान की इलेक्शन। तो अब आप आगे कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान साहब वजीर आजम है, कोई ना इमरान खान साहब को वजीर आजम मानता है, सही आप सैर कर लें वजीर आजम हाउस की, आप सैर करें, लेकिन आपकी बात ये है कि आप उनको मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है अफनान साहब, ये बात बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने भी ये एक्सप्लेन किया, नवाज शरीफ साहब ने भी अपने नोटिस में, सर्कुलर में जो है ये बात बड़े वाजे तौर पे की है और उसको आपने बड़ी खूबसूरती से वाजे किया कि यार अगर किस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो उससे ये तासुर जाता है कि शायद एक गलत तासुर पैदा होता है अवाम के जहनों में, बाकी लोगों को जहनों में। ठीक है, समझ में आने वाली बात है। लेकिन सर ये सदर जंदाल से, मोदी से मुलाकातों में उससे क्या पैगाम जाता है पाकिस्तानी अवाम को और दुनिया को? नवाज शरीफ साहब तो कई मरतबा उनसे मुलाकातें करते रहे, उनकी फैमिली के लोग करते रहे हैं। देखें अगर मोदी से मिलना बुरा है तो फिर ये इमरान खान क्यों फोन करके कहता है कि मुझे मोदी, मैंने फोन किए थे उसने मेरा फोन नहीं उठाया। बुरा है जब पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलना बुरा है तो फिर मोदी से मिलना क्यों दुरुस्त है सर? नहीं, आप देखें दो मुख्तलिफ बातें। मोदी वजीर आजम है हिंदुस्तान का, अब इमरान खान साहब उसको मिलने की ख्वाहिश जरूर जाहिर करते हैं, उसको फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता। अब आप कहते हैं कि ये ठीक है, या ये ठीक था कि वो आपके मुल्क में आया खुद चल के और उसने कहा कि जी हम मसाइल अपने हल करते हैं। अगर आप देखें ना और अगर कोई भी किसी मुल्क का वजीर आजम बन गया है तो उसको तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा ना। आप इसी अपनी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं मामला चलते। क्या मुशर्रफ ने जाके वाजपेयी के सामने हाथ झुक के हाथ नहीं मिलाया था? क्या मुशर्रफ ने जाके हिंदुस्तान में उनसे मुलाकातें नहीं की थी?
तो ये बात देखें, ये करना कि अवाम के नुमाइंदे करें तो वो जो है वो अफनानुल्लाह गद्दार साहब है। देखें मेरी या तो आप पॉइंट गेट नहीं कर रहे हैं या मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। देखें मोदी एक बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हैं, खान साहब की भी ख्वाहिश होगी मैं मिलूं, अब वो अच्छी बात करने के लिए मिलते हैं या फसाद फैलाने के लिए मिलते हैं, वो एक अलहदा टॉपिक, एक अलहदा इशू है। लेकिन मोदी साहब के साथ जाती ताल्लुकात तो नवाज शरीफ साहब के हैं ना, उन पर कभी किसी ने उंगली उठाई है? कभी पार्टी में कोई बंदा उठाए कि जो है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का सर्कुलर निकला है? ऐसे सर्कुलर पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात करने के लिए क्यों निकले हैं सर? नहीं नहीं नहीं, अब ये देखिए आप दो मुख्तलिफ बातों को मिला रहे हैं। देखिए एक तो जाती ताल्लुक कोई नहीं होते इस लेवल के ऊपर, आपके अपने मफादात होते हैं, मुल्क के उनके अपने मुल्क के मफादात होते हैं। आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर तो कल तो कोई वजीर आजम जो है वो हिंदुस्तान के वजीर आजम में मिल ही नहीं सकता। सर अगर एक आपके मुल्क का ऑफिशियल वजीर विजिट आजम होता जो है, है किसी एक और मुल्क के ऑफिशियल वजीर टूर आजम होता से है, मतलब ये और मोदी साहब का मैंने बाकायदा इंटरव्यू उनका सुना था कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर सिर्फ और सिर्फ जो है नवाज शरीफ साहब के जो फैमिली फंक्शन था उसको अटेंड करने के लिए आए थे विदाउट वीजा। इसमें क्या, देखें आप मेरी एक बात सुने, वजीर आजम हिंदुस्तान का जिसकी आप मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारा फोन उठा लो, वो आपकी मिन्नतों का फोन नहीं उठा रहा। आपसे जब वो खुद मिलने आया था तो आप कह रहे हैं कि ये बुरा है। यही सर तो वो क्या चीज है कि उसकी हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी जो है ना मिन्नतें करेंगे, उनकी क्या हैसियत है? ये दोगलापन है आप लोगों का कि जब वाजपेयी आया था लाहौर तो वो बुरा था, लेकिन जब मुशर्रफ ने जाके उसके पैर पकड़ लिए तो वो अच्छा था। जब मियां साहब ने इसको मोदी को पाकिस्तान बुला लिया तो ये बुरा था। जब आप फोन करें सर तो ठीक है, मोदी आ गया, वेल एंड गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो जब आप अपनी अफवाज के लोगों के साथ मिलने में क्यों परेशानी का जो है ना वो बना रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं? नहीं, हम देखें हमने बड़ी बुनियादी बात की है कि अफवाज पाकिस्तान के हक में ये नहीं है कि वो सियासत में हिस्सा ले, उससे वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, उससे अवाम में उनकी पजेराई खत्म हो जाती है, उसका नुकसान मुल्क को भी है उनको भी है। हम इस बुनियाद को सामने रखते हुए ये कायद आज़म भी नहीं चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर ये जो है वो अफवाज सियासत करे, कोई नहीं चाहता था। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, एक चीज मैं ऐड कर दूं कि कारगिल की लड़ाई के बाद वाजपेयी साहब यहाँ पे आए थे और सीज फायर के मुआहदे के लिए आए थे, वो यहाँ पर वलीमा खाने नहीं आए थे। नहीं, वलीमा खाने आए ना खाए इससे क्या फर्क पड़ता है? देखें आप फिर प्रोग्राम सर मुआहदा करने आए थे, ये खाना होगा, ये खाना होगा, ये अशाइया होगा, ये दौराना होगा, आप बता दिया करें। फिर देखें वजीर आजम जो है ना वो अपने हिसाब से आप लोगों का फोन नहीं उठाता, वो मोदी आपका फोन नहीं उठाता, आपकी ये हैसियत हो गई है फॉरेन पॉलिसी की। जब वो आपके पास आया था तो आपको बुरा लग रहा था। सर जाहिर है जब आप जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी के खिलाफ जो है ना दबंग अंदाज में बात करेंगे कि वो दहशतगर्द है, उसने कश्मीरियों को जो है वो जो है अपनी गुलाम बनाने की कोशिशों में है, 73 सालों से उन पर मजालिम ढा रहा है, आर्टिकल 370 उसने कश्मीर में खत्म कर दिया। जब ये बातें आप मोदी के खिलाफ करेंगे तो मोदी ने खाक आपका फोन उठाना है सर। तो फिर जो आप उसके बाद जाके जब इमरान खान मोदी के पास जाके बैठा था और जब मिल के आया था तो वो फिर क्यों मिल के आया था? फिर भी ना मिलता। अगर देखिए ना आप कंसिस्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कि मोदी अच्छा है कि मोदी बुरा है। अगर तो मोदी अच्छा है तो फिर आप उससे ना मिले और आप कहें मैंने तकरीर करी और मैं फोन कॉल भी ना करें। एक तरफ आप फोन कॉलें करते हैं, आप हमारी पूरी दुनिया में जगसाई कराते हैं, पूरी दुनिया में हमें रसवाई कराते हैं आप, उसके बाद आप साथ ही कहते हैं कि जी हम बड़े। देखिए ये टिपिकल पीटीआई इमरान खान फार्मूला ये है कि जो चीज मुफाद में हो वो बोल दो और कुछ भी बोल दो मुंह से, बाद में किसी ने क्या चेक करना है? मतलब इनकी आप मुझे बताएं, मैं कल एक प्रोग्राम में था, इनकी कौन सी बात दूसरी बात से मिलती है? इन लोगों की कोई बात को आप कोट भी नहीं कर सकते। जर्मनी जापान के बॉर्डर मिला दिए, मतलब ये होश में ही नहीं होते तो इनको पता ही नहीं बोलना क्या है। तो मैं देखिए बुनियादी तौर पर यह बात कर रहा हूं कि मुल्क के मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो आइन और कानून की सुप्रीमेसी होगी इस मुल्क के अंदर तो मामलात आगे चलेंगे, वरना स्टेलमेट होगा, इकॉनमी बैठ गई है जैसे अभी आपने बिठा दी है ना। आपके मुल्क के अंदर वो लोग इकॉनमी चला रहे हैं जिनको आईएमएफ के लोगों को आपने इकॉनमी दे दी है तो वो आईएमएफ का फायदा उठाएंगे। आईएमएफ का। अच्छा अफनान साहब एक और बात सर बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं या इसी तरह फोन पर जो है मतलब बात करेंगे और इस तरह बयानात आएंगे, या वो आ रहे हैं? आपकी नॉलेज क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि वो वतन वापस आए और उनका अगर बस चले तो वो एक दिन भी वहां पे ज्यादा ना गुजारें। मगर आप ये बात ध्यान में रखें कि देखें यहाँ पे उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, उनके प्लेटलेट जीरो हो गए, उनको जानबूझ के कहते हैं ऐसा चीजें खिलाई गई जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुए। तो उस सूरत में
और फिर ये पहली दफा नहीं हुआ, ये इससे पहले 2000 में मुशर्रफ ने भी किया था यही वाली हरकतें। सर तो अगर ये इन्होंने अब कत्ल ही करना होता तो जो- फिर जाने क्यों देते? नहीं, गवर्नमेंट ने वो तो जाने जब दिया इनके उनको हाथ सर पांव इलाज के लिए। जब इनको लगा कि अवाम का जो प्रेशर आया इनके ऊपर और इनको लगा कि कहीं हमारे गले ना पड़ जाए ये सारा अच्छा। मामला, तो फिर इन्होंने जाने दिया। वरना ये कोई देखें, ये तो कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं कि ये कभी किसी का, ये इमरान खान की तो सारी जिंदगी अपने जाती मुफाद में गुजर गई, वो तो अपने खानदान के लिए कभी कुछ नहीं करेगा, वो तो भाई अपने पर्सनल उसका जाती मुफाद हो तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बेच देगा। तो आप उससे क्या कहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुल्क के लिए कुछ करेगा? आप मुझे एक बात बताएं कि क्या इस मुल्क की इकॉनमी आज तबाह बर्बाद नहीं होगी? क्या इस मुल्क के अंदर लोग बेरोजगार नहीं हो गए? क्या इस मुल्क के अंदर की ईंट से ईंट नहीं बच गई? क्या हम ये यही तो कह रहे हैं कि हम मतलब आपको कह देखें, दिए? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। अगर नवाज शरीफ साहब एपीसी में जब उनका जो है वो एड्रेस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहीं पर जो है बेरोजगारी की बात नहीं की, कहीं पर महंगाई की बात नहीं की, कश्मीर के इशू की बात नहीं की। उन्होंने अगर बात की तो सिर्फ अपने इदारों को टारगेट किया, और हम इसी पर तो एतराज कर रहे हैं उनसे। हमारा तो कोई जाति किसी के नवाज शरीफ साहब के साथ ये कोई ऐसी इदारों बात को नहीं है। इदारों को कैसे टारगेट किया? अगर हम आईनो कानून की बात करेंगे तो हम इदारों को टारगेट कर रहे हैं। अगर इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मामला चलाने हैं कानून की, वरना तो फिर आप खुला कर देते हैं, एक काम करते हैं जंगल का कानून बना देते हैं और ना कोई ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करे, ना कोई, जो जिसके जी में आए वो सुबह उठ के करना शुरू कर दे शाम तक। या अगर जंगल का कानून बनाना है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक रखनी है, अगर आइन और कानून के मुताबिक मामला चलाने हैं, तो फिर तो आपको भाई जो आपका दायरा कार है आपने उसके अंदर ही रहना है ना। हर किसी ने, हम भी उनके दायरा कार में नहीं जाते ना उन्हें हमारे दायरा कार में आना चाहिए, वरना फिर ये तो मुल्क नहीं चल सकेगा। आप यकीन करें, इस तरह तो प्राइमरी स्कूल नहीं चल पाते। अगर आप फर्ज करें चौकीदार जो है वो कहे कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा, प्रिंसिपल कहे कि मैं जो हूं वो कुछ और बनूंगा, जो टीचर है वो कहे कि मैं माली बनूंगा, माली कहे मैं मोची, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। क्या कहते हैं ना, प्राइमरी स्कूल चल सकता है। तो हर चीज जो है उसकी क्या कहते हैं जो बाउंड्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। अगर कहीं पे कोई मामलात ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि जी आपके भी बात सुनी जाए, तो उसके भी तरीकेकार हैं। ये नहीं है कि आप उसके देंगे तरीकेकार, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और मामलात भी हैं, लेकिन बात अफाम तफहीम से हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कोई हमारी आर्म ट्विस्टिंग करके या कोई हमारे क्या कहते हैं लीडरान को बंद करके कोई हमारे साथ इस तरह करेगा, तो उसका नुकसान जो है वो ठीक है अभी वक्ती तौर पे तो हमें हो जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मुशर्रफ कुछ नहीं कर सका, मुशर्रफ के 10-8-9 साल का माशाल्लाह हमारे लिए कुछ नहीं कर सका, हमारी पार्टी और मजबूत हो गई। तो हम जो है वो अपनी जगह पे खड़े में, हम एक इंच यहाँ से हिलेंगे नहीं, और हम पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और उस जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, अफनान साहब का यही कहना है कि उनका जो मौक़िफ़ है नवाज शरीफ साहब का, वो कतन जो है अपनी फोर्स के खिलाफ, अपनी जो आर्म फोर्सेज है उनके खिलाफ नहीं है, और वो हमेशा उन्होंने जो है मुल्क की सलामती की बात की है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है, या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है, या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या क्या वाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं।
दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, हमारा जो दुश्मन है वो इंतहाई कमजोर दुश्मन है। हमारे दुश्मन ने जो है पाकिस्तान को जो है हर तरह से तोड़ने की कोशिश की है, पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहा है। दुश्मन ने दहशतगर्दी पाकिस्तान में कराकर देख ली, लेकिन उसको नाकामी का जो है सामना करना पड़ा। दुश्मन ने मजहब को इस्तेमाल करके मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को आपस में तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। मुआशी तौर पर उसने पाकिस्तान को जो है तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी उसको नाकामी हुई। दुश्मन ने बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बलूचिस्तान को तोड़ने में भी दुश्मन बुरी तरह नाकाम रहा। उसके बाद दुश्मन ने सिंध को तोड़ने की कोशिश की, सिंध को भी वो तोड़ न सका। दुश्मन ने कुलभूषण यादव को लॉन्च किया, लेकिन वहां पर भी उसको मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा दुश्मन ने यह भी काफी कोशिश की कि पाकिस्तान को दुनिया की नजर में एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, लेकिन वहां पर भी उसको जो है नाकामी का सामना करना पड़ता। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप किसी को कमजोर करना चाहते हैं, किसी मुल्क को, तो आप जरूरी नहीं कि आप बंदूक उठाकर जो है गोलियां बरसाना शुरू कर दें। आप उनकी सोच, उनके नजरिए में इख्तलाफात पैदा करने, उनको आपस में दुश्मन बना दें। हमारे दुश्मन ने यही चाल चली। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप एक बच्चे के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दें और उससे कहें कि यह एक खिलौना है, और बदकिस्मती से वो खिलौना आज हमारे हाथों में इस्तेमाल हो रहा है, इस मोबाइल फोन की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में। ये सोशल मीडिया वही खिलौना है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक दूसरे पर बमबारी जारी है। एक दूसरे के साथ हमारा इख्तलाफ होना, इख्तलाफ राय होना, वो बहुत ही नॉर्मल और मुनासिब चीज है, जो कि होनी चाहिए, हर मुआशरे में होनी चाहिए। लेकिन हमने अब जो दुश्मन हमारे अंदर वो अपनी रूह फूंक चुका है, वो इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अगर इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि हम अपना मौकफ पेश करें। हम हथियार का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम अपने सामने वाले को जो है वो गलत साबित करने की कोशिश करें। हम एक आम तासुर यह पाया जाता है कि अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं तो इसका मतलब है कि आप एंटी आर्मी हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पार्टी के सपोर्टर हैं जिसको जो है पाकिस्तान आर्मी की पूरी सपोर्ट जो है वो दी गई है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जहनों में, हमारे दिमाग में डाली गई हैं, और हम इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी हमारी यूथ जो है वो तकरीबन 70% पाकिस्तान की जो आबादी है वो यूथ है, और पढ़े लिखे लोग हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं, लेकिन वो उनके हाथों में पपेट्स की तरह जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अभी जब नवाज शरीफ साहब की जो आज सर्कुलर निकला है, उससे पहले एपीसी में उन्होंने बात की है, तो वो सारी ऐसी चीजें जो कि इस चीज को रिलेट करती हैं, इस मामले को रिलेट करती हैं कि शायद अब ये बात सोशल मीडिया से निकलकर हमारी शायद पार्टीज के जो रहनुमा है, जो कि काफी अकल और समझ रखते हैं, शायद वो भी उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी मौके पर जो है इसी मौजू पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। कर्नल साहब, आज जो है मुस्लिम लीग नून में की तरफ से जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया है, जिसमें यह बताया गया है कि एक डिटेल में जो है वो बात की गई है कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल से और उनसे रिलेटेड जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान के दिफा में जो काम करती हैं, उनसे कोई भी बंदा बगैर इजाजत के नहीं मिलेगा। सर, आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स
इसकी बुनियादी आप कह सकते हैं जी कि उन लोगों ने 1980-81 के अंदर रखी जो कि उस वक्त मुल्क चला रहे थे। चाहे आप जनरल जिलानी की बात करें जो पंजाब के मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, या फिर ज़ियाउल हक की बात करें, और उसके बाद आप कहते हैं जी कि हाँ उनको आगे लेकर आया गया, पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब जी। और उसके आप ये देख रहे हैं कि एक तो हजरत अली का वो कौल सच साबित होता है कि आप जब किसी से जिंदगी में नेकी करें तो उसके शर से जरूर डरना चाहिए, और वही चीजें एक लिहाज से आज आपके सामने आ रही हैं। और ये बात वो उसकी भी नहीं है। मैं एक और एंगल से भी आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इट इज नॉट ओनली हम सिर्फ मुस्लिम लीग नून का तस्करा करें, आप फजलुर रहमान का तस्करा क्यों नहीं करें, आप क्यों बात ना करें, और साथ ही फिर आप पीपल्स पार्टी की बात क्यों ना करें। एंड दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। और इनके साथ मिली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर बेसिकली एक जिसको कहते हैं कि वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं, ये जाए कि उनको जिसको कहते हैं एक महफूज रास्ता ये NRO नहीं मिल जाता कि उन्होंने वो जो खरबों की दौलत लूटी है पाकिस्तान से, उसको कोई एक सेफ पैसेज ना मिल जाए। और आप सिंपली से कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, मेरा ख्याल है कोई ऐसी सूरत एक लिहाज से नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप आर्मी की बात करें, आर्मी तो कुछ सेफ पैसेज एक लिहाज से नहीं देगी ना। आर्मी का तो एक अपना रोल है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि आर्मी को आप काम करते हुए देखते हैं। और इन एड ऑफ सिविल पावर की बात होती है, जब अगर आप समझती सिविल हुकूमत उसको फौज की जरूरत है तो वो फौज एक लिहाज से आ जाती है, राइट। बट अदर देन दैट जो उनका अपना रोल है डेफिनेटली वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की है, जो पिछले 2 सालों के अंदर जिस बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि करप्ट ज़्यादा लोगों को परसू करना चाहिए था और उनके खिलाफ जिस तरह के सबूत और शवाहिद लाने चाहिए थे। और वाई इट इज ओनली द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नैब। आपकी जो बाकी एजेंसीज हैं, IB की बात करते हैं, FIA की बात करें, आप अपनी पुलिस की बात करें जी, और उसी के साथ SPR को आप लेकर आ जाए। आपने उनको उस बेहतर तरीके से यूटिलाइज क्यों नहीं किया, ऐसे मुकदमे क्यों नहीं बनाए, ऐसे सबूत शवाहिद क्यों नहीं लेकर आए, स्टेट बैंक को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, SCCP को इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि आज इस तरह की नौबत आ गई है कि आप ये देखते हैं कि वो तमाम पार्टी जिन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से मिलकर लूटा है, सबने मिलकर लूटा है, और वो एक लिहाज से एक यकजहती के साथ खड़ी हैं और मुल्क के जो इदारे हैं या स्टेट है उसको ये चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। ये आप सबके लिए सोचने का लगा सकती है। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। ये जो मैं तो इसको कोई अहमियत नहीं देता, सच्ची बात है, आर्मी का अपना रोल है जो कि आर्मी ने प्ले करना होता है, आर्म्ड फोर्सेस ने प्ले करना होता है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट कि ये कोई किसी से मिलना है या नहीं मिलना। तो आप ये भी कह सकते हैं ना, कोई GHQ से कोई नाई तो नहीं भेजा था ना किसी ने नून वालों को या किसी और पार्टी को कि आइए, नहीं हमें तो बड़ी परेशानी है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते तो फाइन ना मिलेंगे। तो there's nothing of that kind. What I say, और नहीं मिलना चाहिए, अच्छी बात है। इससे अगर सवाल उठता है जो है एक नेगेटिव तासुर जाता है तो नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलते हैं फिर? नहीं देखिए ना, बात इसकी इतनी नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैं जो एग्जाम्पल कोट करना चाह रहा था, 1988 के अंदर जब जनरल साहब की हुकूमत को बरतरफ किया था जनरल ज़ियाउल हक ने, जी, तो ये मियां नवाज शरीफ वही शख्स है जो कि जनरल ज़िया के घर में बैठ गए थे और वो तब तक नहीं उठे थे जब तक उनकी हुकूमत पंजाब के अंदर बहाल नहीं कर दी गई थी। ये बिल्कुल मैं ऑथेंटिकेट ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आज किस मुंह से कह रहे हैं जी कि फलां से नहीं मिलेंगे, फाइन भी मत मिले ना, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो आपने अरबों खरबों पाकिस्तान के लूटे हैं वो तो इनको वापस करने पड़ेंगे, चाहे जिस तरह भी है। मेरा ख्याल है वो अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसके अंदर ये कहें जी कि नहीं। मतलब आप इमेजिन करें ना, ये कैसे लोग हैं कि इनकी दौलत बाहर, जायदाद बाहर, इन्वेस्टमेंट बाहर, रहना बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनके बच्चों की नेशनैलिटी बाहर की। और हमें देखें, हम इतने बेवकूफ हैं ये सारे के सारे पाकिस्तानी। आई डोंट कॉल एनीथिंग अबाउट दी फॉलोअर्स ऑफ नून, मैं तो दूसरों की बात कर रहा हूँ कि हम इनको एक्सेप्ट करते हैं कि दे आर द वन, यार ये इनको आके रूल करना चाहिए, इन्होंने मुल्क को तरक्की देनी। डू यू एक्सपेक्ट कि ऐसा शख्स जो कि 3 दफा वजीर आजम बना, 3 दफा वक्त से पहले फारग हो गया हो, इसके अंदर कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि अपने आप को लेके चल सकता, अपने आप मुल्क को लेके एक लिहाज से चल सकता है, या उसके अंदर इतनी सेंस होती कि जी। आप इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको दूंगा कि तैयब अर्दवान को भी आप देख लीजिए, तुर्की के अंदर ही सेट अ पर्सनल एग्जाम्पल
जी। 15-16 सालों के अंदर उसने तुर्की को ना सिर्फ ये कि अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया, बल्कि तुर्की का पूरी दुनिया के अंदर तशख्खुस तब्दील कर दिया, सारे कर्जे अदा कर दिए, किसी का कर्जा एक लाख से नहीं देना। और आज आप कह सकते हैं जी कि हाँ, क्या उस फेस का मालिक अल्लाह के बाद तुर्की का जो है। अच्छा कल साहब, एक और बात मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ सर, इंटरप्ट करूंगा कि दहशतगर्दी करा के दुश्मन ने देख लिया, मजहब के मामले पर लड़ाना कोशिश करके देख लिया, बलूचिस्तान को अलग करने की कोशिश कर ली, सिंध को तोड़ने की कोशिश कर ली, इसके अलावा कुलभूषण यादव जैसे जो है दहशतगर्दों को भी लॉन्च करके देख लिया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो जब सोशल मीडिया को जो है इसको इस्तेमाल करके जो है एक 5th जनरेशन वॉर की तरफ जा रहा है, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि उसको इस चीज में जो है कामयाबी मिल रही है काफी हद तक, तो इसको कंट्रोल करना सर कितना अहम और मुश्किल है? दो चीजें मैं आपको कहूंगा कि एक तो आप जैसे समझदार लोग जो हैं, जो इस खतरे को भाप भी रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा रोल आता है। और बड़ा ही अफसोस होता है जब आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं कि जो बिल्कुल उसी रॉ के अंदर बह रहा है कि जी उसको सबसे ज्यादा सूट क्या करता है कि जी उसका अपना नैरेटिव क्या है। नैरेटिव तो उनका वो है बेसिकली जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, या नहीं कि वो पीटीआई को आप समझते हैं जी कि टारगेट करने के अंदर विदाउट रियलाइजिंग, तो वो तो बेसिकली टारगेट स्टेट को कर रही है, स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कर रहे हैं एक लिहाज से। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको एक लिहाज से बहुत सीरियसली इसको देखना, सोचना और सुनना है कि आर वी रियली बिकमिंग विक्टिम ऑफ आर मेन स्ट्रीम मीडिया और ऑफ दैट मैटर सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की कंपेन कर रही है, जिस तरह की मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह की मुनाफरत अपने इदारों के खिलाफ फैलाई जा रही है, तो क्या ऐसा थी कि हम इसी रोड के अंदर एक लिहाज से बहस चले? तो दैट इज समथिंग वेरी सीरियस मैं आपको बताऊं। और मैं ये समझता हूँ कि चाहे जैसा भी है, अब स्टेज वो आ गई है कि हर पाकिस्तानी को ये जंग से लड़ना जरूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरा ख्याल है अगर कोई आप गलत काम देखते हैं, गलत बात देखते हैं, गलत कॉमेंट देखते हैं, तो हाँ उसको बड़ी एक अदब के साथ और बड़ा उस समझदारी के साथ मेरा ख्याल है उसको रिवर्ट करना चाहिए, उसको कैंसिल करना चाहिए और प्रॉपर जो व्यू पॉइंट है एक लिहाज से वो उसको देना चाहिए। और एक चीज तो मेरा ख्याल है हम सबकी समझ में आनी चाहिए, यही सिलसिला था, इसी तरह की फीलिंग्स लाई गई लीबिया के अंदर, इराक के अंदर और सीरिया के अंदर। सीरिया जाके मिले तो सही, उनको भी बड़ा प्रॉब्लम थी, अपनी फौज से प्रॉब्लम थी, स्पेशली लीबिया और सीरिया के अंदर। सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर विद दोस पीपल नाउ, और वो पूरी दुनिया के अंदर मारे कर रहे हैं, बिल्कुल इतना देने को तैयार नहीं। और इट इज सो पेनफुल। आप इराक, लीबिया, सीरिया, यमन को, अफगानिस्तान को एक लिहाज से देखें, आज अफगानिस्तान को आप देखें किस हाल के अंदर एक लिहाज से पहुंचा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग ये जो रूलिंग पार्टी है, उनके सोचने की बात है कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। हम तो एक्चुअली वही गेम खेल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली आपका दुश्मन चाह रहा है, हम उसी एजेंडे पे चल रहे हैं जो कि आपके दुश्मन को सूट करता है। जब ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, आप सियासत भी करें, आप मुल्क को अगर आप रूल करना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आप डेफिनेटली आप मुल्क को रूल भी कीजिए, बट फॉर गॉड सेक आपको मुल्क के ऊपर, मुल्क के ओवरऑल वकार के ऊपर या तकद्दुस के ऊपर या उसकी सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है ना। या अपने अपने कोई मफादात हैं जो पर्सनल इंटरेस्ट की बात आती है, उसके ऊपर आप मुल्क की मफाद को जो तरजीह ना देना, मतलब ठीक है करण साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल जो है वो बेहतरीन पॉइंट है, बहुत ही सोचने वाला पॉइंट है। बहुत शुक्रिया करण साहब, आपने अपना वक्त दिया। प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है और मैं एंडिंग की तरफ जाऊंगा। और जिस तरह करण साहब ने भी एक बात की कि इराक की उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने सीरिया की बात की कि वो ऐसी कौमें थी जो अपनी अफवाज के खिलाफ जो है वो बात करती थी, अपनी अफवाज के खिलाफ वो जाती थी, और कई तो उनका अब आज क्या हाल है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमें सोचना चाहिए, बहैसियत एक इंसान, एक समझदार इंसान, हमें ये जरूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हम कहीं दुश्मन के हाथों खुद तो नहीं, अपने ही खिलाफ खुद इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।